नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर फर्स्ट होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं ना आप लोगों को ना पर डे कम से कम ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। मतलब ना जितने भी छत्तीसगढ़ में हमारे जितने भी एग्जाम हो चुके हैं ना, उन सारे चीज़ों को ना प्रीवियस ईयर हम लोग ना क्वेश्चन लेकर के आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोगों को ना पता चले कि जो एग्ज़ाम है ना वो किस प्रकार से जो क्वेश्चन है ना उसका पूछने का लेवल है, किस स्टैंडर्ड से पूछा जाता है ना, इन सारा चीज़ों को हम लोग को पता चलेगा। और इस हिसाब से फिर ना आगे का हम लोग का जो रणनीति होगा, किस प्रकार से और पढ़ना चाहिए ना, और किस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊँ ना, इन सारा चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा। तो मैं आप लोगों को ना बीच बीच में ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसे भी आप लोगों को आते हुए चलूँगा, ताकि आप लोगों को ना ये पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल जो है वो आता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर देखना चाहो ना, तो छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा टेट 2024 का है। और उसके अलावा वर्ग 3 का है। वर्ग 3 मतलब पहली से जो 5वीं के लिए जो आता है ना, वो वर्ग 3 के लिए है। ठीक है, और सेट बोलोगे ना तो वो बी सेट का है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये जो सेट होता है ना वो 4 सेट में अलग अलग बटा हुआ होता है, लेकिन ना जितने भी क्वेश्चन होते हैं चारों सेट के ना, वो एक ही क्वेश्चन होते हैं, 1 से लेकर के 100 तक की। सिर्फ क्या होता है, उसका जो नंबर है ना वो चेंज कर दिया जाता है। मतलब जिसके ए सेट में अगर पहला क्वेश्चन में वो सवाल होगा, तो बी सेट में चौथा या पांचवा में होगा, ऐसे ही बदल दिया जाता है, लेकिन बाकी सारा चीज़ सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा ना, आप लोग ना खुद से आंसर देने की सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और हम लोग ना पर्यावरण के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना अभी तक की टेट के एग्जाम में ना, उन सारा चीज़ को आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और सारा चीज़ को ना हम लोग बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ ना पढ़ते हुए चलेंगे। और उसके बाद ना ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद इसका पूरा जो PDF है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी ना मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो डायरेक्टली भी आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और इसको पढ़ करके दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला ना जो क्वेश्चन जो है ना वो 121 नंबर से शुरू होता है, क्योंकि सभी विषय का अलग अलग होता है ना। सबसे पहला CDP आता है, फिर हिंदी आता है, फिर गणित आता है, फिर पर्यावरण, ऐसे कर करके ना अलग अलग सब्जेक्ट में आते हैं। इस वजह से ना आप लोगों को सीरियल बाय नंबर जो दिया है उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला ना प्रश्न क्रमांक 121 जो दिया है ना उसको सबसे पहला ध्यान से पढ़ो। प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखे। मतलब आप लोगों का ये थ्योरी दिया है पहले, और आप लोगों का ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप लोगों को जमाना है। ठीक है, सबसे पहले ए को पढ़ो, जमीन की खेती जोतना। बी, प्याज के पौधे से सूखी पत्तियां हटाना। सी, निराई करना। डी, बीज बोना। और ई, प्याज काटना। तो सबसे पहला ना आप लोगों को ना इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में जमाना है। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। एकदम इजी है यार, किसी प्रकार की एकदम ही दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी जो प्रोसीजर होते हैं ना उसे आप लोग ध्यान दोगे तो आराम से ये प्रश्न आप लोगों का बन जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी आएगा। कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बोला है, प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखे बोला है। मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप लोगों को जमाना है। सबसे पहले ए आ जाएगा। कैसे, जमीन को जोतना। सबसे पहला कोई भी फसल बोओगे तो उससे पहले जमीन को जोतोगे ना, जी हाँ, तो ये सबसे पहला चरण में आ जाएगा। उसके अलावा दूसरा आएगा, डी आ जाएगा। दूसरा कैसे डी आएगा, जोतने के बाद क्या करोगे आप लोग, दूसरा में बीज नहीं बोओगे, जी हाँ, तो ये दूसरा चरण आ जाएगा। तीसरा जो आएगा वो आप लोगों का सी आ जाएगा, निराई करना। मतलब जैसे आप लोग बीज को बो दिए, उसके बाद निराई होता है, बंद वगैरह जो होता है ना, मतलब आप लोग बीज बोते हैं, उसके अलावा और कई चीज़ें उग जाती है तो उसको हम लोग निराई करते हैं। तो ये तीसरा नंबर में आ जाएगा। उसके अलावा चौथा ई आ जाएगा। कौन सा, तो चौथा ई आ जाएगा, प्याज काटना। जब फसल तैयार हो गया उसके बाद प्याज को काटोगे ना, जी हाँ, तो ये चौथा में आ जाएगा। उसके अलावा पाँचवा में जो आएगा वो प्याज के पौधे की सूखी पत्ती हटाना। लास्ट में आप लोग पौधों को काटने के बाद उसमें जितने भी सूखी पत्ती एक्स्ट्रा लगा हो उन सारा चीज़ को काटोगे ना, जी हाँ, ऊपर में जो पत्ती वगैरह जो रहता है वो, जो सूख जा रहता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाते ना, तो इसमें किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं था, और ऐसे प्रोसीजर को तो आप लोग आराम से ही बता ही सकते हो।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 122 को ध्यान से पढ़िए। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य, घास, हिरन, शेर। ऑप्शन बी सूर्य, हिरन, शेर, घास। ऑप्शन सी सूर्य, हिरन, घास, शेर। या ऑप्शन डी सूर्य, शेर, घास, हिरन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे फर्स्ट में आप। तो प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है बोला है ना, तो खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला सूर्य आएगा, सूर्य के बाद जो सूर्य के प्रकाश से जो खाना बनाता है वो कौन बनाता है? घास वगैरह जो रहता है, हरे पौधे ना, वो अपना खाना बनाता है। और घास को कौन खाता है? तो घास को हिरन खाता है। और हिरन को कौन खाता है? तो हिरन को शेर खाता है। और इसमें खाद्य श्रृंखला बोला है, तो खाद्य श्रृंखला का सही तो सूर्य, ऑप्शन नंबर ए ही ना हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहला सूर्य, सूर्य के प्रकाश से जो भोजन बनाता है वो घास बनाता है। और घास को कौन खाता है? हिरन खाता है। और हिरन के बाद शेर खाता है ना, हिरन को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 123 को ध्यान से पढ़िए। तारे चमकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए प्रकाश प्रकीर्णन, ऑप्शन बी आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन। या ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय परावर्तन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय अपवर्तन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तारे चमकते हैं क्योंकि, तो तारे का चमकने का जो मुख्य कारण है ना वो ऑप्शन नंबर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारा है ना वो चमकते रहते हैं, मतलब टिमटिमाते रहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 124 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य है, आप लोगों को बताना है कि ये ना 4-5 प्रकार से ना आप लोगों को थ्योरी दिया है। और इस थ्योरी को ना पढ़ने के बाद ना आप लोगों को बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो ए से लेकर के ई तक की आप लोगों को जो थ्योरी दिया है, कथन दिया है, उसे सबसे पहला ध्यान से पढ़ो। सबसे पहला ए को पढ़ो, आसपास के बदलावों के अनुकूल ढलना। बी को पढ़ो, पर्यावरणीय जोखिम में निपटने में सहायता करना। सी को पढ़ो, लोगों को नए विषय पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। डी को पढ़िए, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाना। ई को पढ़िए, पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने को अपनी क्षमता को मजबूत करना। उसके बाद बोला गया है सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए केवल ए बी सी, ऑप्शन बी केवल सी डी ई, ऑप्शन सी केवल बी सी डी, या ऑप्शन डी केवल डी ई और ए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी केवल सी, डी और ई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य है, तो पर्यावरण जो शिक्षा का जो मूल लक्ष्य है ना वो सबसे पहले आप लोगों का ऑप्शन नंबर इसमें जो सी दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। लोगों को नए विषय पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। तो पर्यावरण शिक्षा का जो पहला उद्देश्य है ना वो लोगों को क्या है ना नए जो विषय है ना उसकी गंभीरता पर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो डी दिया है वो भी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता को बढ़ाना, मतलब पर्यावरण में पेड़ पौधे के बारे में बात किया जाता है ना, उसके अलावा जो जानवर होते हैं जंगली वगैरह उसके बारे में, इन सारी चीज़ों को बचाने के बारे में और उसके लिए जागरूकता फैलाया जाता है ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो। तो ये भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा के विषय में। उसके अलावा ई जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखो आसपास के बदलाव को अनुकूल ढालना, तो ये तो नहीं होगा इसके पर्यावरण अध्ययन के लिए। और उसके अलावा बी जो है ना पर्यावरणीय जोखिम से निपटने में सहायता, तो ये भी इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन के अनुकूल नहीं है इसमें, ठीक है। केवल ऑप्शन नंबर जो दिया है ना ये जो सी है, डी है और ई जो है ना वो ना मूल रूप से पर्यावरण शिक्षा को ना आइडेंटिफाई करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 125 को ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमा दोनों से, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी पृथ्वी का परिक्रमा, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का घूर्णन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पृथ्वी पर दिन और रात चक्र किस कारण से होता है? तो पृथ्वी पर जो दिन और रात जो होता है ना वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है जी। कैसे? तो एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, ये जैसे कि मान के चलो आप लोगों का सूर्य है और उसके बाद यहाँ पर अगर कहीं पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी पर दिन रात होने के कारण क्या होता है, वो अपने जगह पर ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। जिस ओर ना सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना वो आप लोगों का दिन होगा और जिस ओर उसकी परछाई पड़ेगा उस ओर आप लोगों का रात हो जाता है। क्योंकि देखो ये जो पृथ्वी है ना वो अपने अक्ष पर अपने स्थान पर ऐसे गोल गोल घूमता है और उसके अलावा ना एक दिन में 24 घंटा होता है। इसी वजह से आप लोगों को पता होगा 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात करके। और उसके अलावा जो होता है ना जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से परिक्रमा भी करता है और एक चक्कर टोटल परिक्रमा करने पर ना उनको 365 दिन लगता है। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। और केवल इसमें पूछा है दिन और रात होने का कारण पूछा है। तो दिन और रात होने का जो कारण है ना वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 126 को ध्यान से पढ़िए। दिशा निर्देश करके दिया है, इसको ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर का सही विकल्प चुने। तो आप लोगों को ना ये जो कथन ए दिया है और कारण आर दिया है दोनों को सबसे पहला आप लोगों को पढ़ना है और उसके बाद इसमें जो जो ऑप्शन दिया है ना उसके अनुसार आप लोगों को आंसर लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ना कथन ए दी है उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्यवाही की एक प्रक्रिया है। चलिए कारण आर को ध्यान से पढ़िए। बच्चों को समानता पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों असत्य है। ऑप्शन सी कथन ए सत्य है और कारण आर असत्य है। ऑप्शन डी कारण आर सत्य है और कथन ए असत्य है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। दोबारा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही आंसर लेने की कोशिश कीजिए। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी कथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है गलत है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला ना इसमें कथन ए दिया है उसको पढ़ो। पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्या पर शोध और कार्यवाही का एक प्रक्रिया है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा जी। हाँ, पर्यावरण में जो शिक्षा दिया जाता है वो वास्तविक होता है, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू उसे पढ़ाया जाता है जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो। और शोध करके पढ़ाया जाता है, मतलब जैसे पत्तियों के बारे में पढ़ाया जाएगा ना तो बच्चों को वहाँ पास लेकर के जाया जाता है और दिखाया जाता है कि बेटा पत्ती है ना वो इस प्रकार से होता है, जो जड़ है वो इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से एक कार्यवाही प्रक्रिया के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कारण आर कैसे गलत होगा ये जान लो। सबसे पहला ध्यान से इसके कारण आर को पढ़ो। बच्चों को समानता पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा जी। हैं, जब बच्चों को ना पर्यावरण के विषय में पढ़ाया जाता है ना तो उससे निपटने के लिए, मतलब अगर किसी प्रकार की समस्या आता है ना तो उससे निपटने के लिए भी आवश्यक ज्ञान टीचरों के द्वारा शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है बच्चों को, ताकि आगे चल करके बच्चों में ना ये मानसिकता है कि किस प्रकार से जो समस्या है उसको ना हल किया जाए, सॉल्व किया जाए। ये मानसिकता के लिए बच्चों को ना उसके उपाय भी बताया जाता है लेकिन इसमें हासिल नहीं होता है, बोला है निगेटिविटी को दर्शाया है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर प्रश्न पॉजिटिव टाइप से पूछा है ना तो हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव वे में लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 127 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित को मिलाए, मतलब आप लोगों को सूची एक और सूची ए जो दो दी है ना इन दोनों को आप आपस में ना सुमेलित करना है, मतलब मिलाते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहले ना इसको पढ़िए सूची एक को सबसे पहला ध्यान से पढ़िए। प्री ऑपरेशनल चरण, दूसरा सेंसरी मोटर चरण, तीसरा ठोस परिचालन चरण, चौथा औपचारिक परिचालन चरण। उसके अलावा सूची 2 को पढ़ो। फर्स्ट पर्यावरण में वस्तु का हेरफेर, दूसरा बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, तीसरा बच्चा शब्दावली सीखना शुरू कर देता है, चौथा बच्चा जोड़ना घटाना गुणा करना और भाग करना सीखता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो बताइए क्या
इसका आंसर होगा सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 127 को पढ़ो। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, मतलब सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाओ बोला है ना। तो सबसे पहला ए को पढ़ो, प्री ऑपरेशनल चरण। तो प्री ऑपरेशनल चरण का जो आंसर आएगा ना वो आप लोगों का इसमें से तीसरा हो जाएगा। बच्चा शब्दावली सीखना शुरू कर देता है, ये करेक्ट हो जाएगा। और मैं आप लोगों को ना ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ जो शब्द है ना, टोटल चारों के चारों ये जो है ना ए से लेकर के डी तक की चारों के चारों इंग्लिश में लिखा हुआ शब्द है। और अगर आप लोगों ने इसे ध्यान से देखोगे ना तो ये जो है ना प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर चरण, ठोस परिचालन चरण और औपचारिक परिचालन चरण ना, ये चारों के चारों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण है। किसके? तो जीन पियाजे ने जो ना संज्ञानात्मक विकास के चरण 4 चरण बताए थे ना। जो सबसे पहला जो आता है वो सेंसरी मोटर चरण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं। और इसका जो एज बांटा है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की बांटा है। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया था। उसके अलावा दूसरा जो होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज को ना हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और इसका जो एज है ना वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की बांटा गया है। कितना? तो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की ना इसका जो एज है इसको बांटा गया है। और उसके अलावा तीसरा ठोस परिचालन चरण। तो ये जो ठोस परिचालन चरण है ना उसे हम लोग मूर्त क्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। क्या? तो ठोस परिचालन अवस्था जो है ना इसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो एज है वो 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की दिया गया है। और उसके बाद डी जो आएगा ना औपचारिक परिचालन चरण। तो ये जो औपचारिक परिचालन चरण है उसे हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो एज होगा वो 12 वर्ष से अधिक होगा। क्या क्या होगा? तो आप लोग ना खासतौर से इसका जो एज को अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा है ना उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आराम से इसका आंसर को बना पाओगे। सबसे पहला ए को देखो, प्री ऑपरेशनल चरण। तो प्री ऑपरेशनल चरण का जो एज है वो क्या है? 2 से लेकर के 7 वर्ष। और 2 से लेकर के 7 वर्ष की आयु में बच्चा क्या करता है? बच्चा शब्दावली सीखना शुरू करता है, मतलब छोटे छोटे शब्दों को ना सीखना शुरू करता है, बनाना शुरू करता है अपने माता पिता से सुन कर के, है ना। तो सबसे पहला ए का जो आंसर आएगा ना वो आप लोगों का जो तीसरा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा को देखो, बी को देखो, सेंसरी मोटर चरण। तो सेंसरी मोटर जो चरण है ना उसका जो एज है देखो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की। और ये जो सेंसरी मोटर चरण है उसका जो आंसर आएगा ना वो फर्स्ट वाला आ जाएगा, पर्यावरण में वस्तुओं का हेरफेर। मतलब ये बताओ जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो बालक होता है वो पर्यावरण में ना, मतलब अपने आसपास के जो वातावरण है उसमें थोड़ा बहुत मात्रा में ना हेर फेर कर सकता है। तो ये सेंसरी मोटर चरण के अंतर्गत आता है। उसके अलावा सी को देखो, ठोस परिचालन चरण। ठोस परिचालन चरण को ना हम लोग और क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और इसका जो एज है ना वो 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष है। और 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो बालक है ना वो क्या कर सकता है? तो वो जो बालक है वो जोड़ना सीखता है, घटाना सीखता है, गुणा करना सीखता है और भाग करना। इन तमाम जो चीज़ है ना उनको जो बालक है 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की वो सारा चीज़ जो बालक है वो सीख जाता है उस उम्र में, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में औपचारिक परिचालन चरण, जिसको हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और जिसका एज है वो 12 वर्ष से अधिक है। तो 12 वर्ष से अधिक उम्र के जो बालक है वो क्या कर सकता है? तार्किक रूप से किसी चीज़ को सोचना शुरू करता है ना, मतलब खुद का दिमाग लगाना शुरू करता है ना किसी चीज़ को देख कर कि हाँ अगर ये समस्या ऐसा है तो ऐसा है क्यों, और ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, खुद से सोचना शुरू करता है ये जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के जो बालक होते हैं वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग सोचोगे ना केवल मैं प्रश्न को देखूंगा और आंसर लगा करके चला जाऊंगा तो भ्रम में जी रहो आप लोग। जब तक कि अच्छे से नहीं सीखोगे, जब तक नहीं समझोगे, बनाना मुश्किल हो जाएगा। और रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा आप लोगों का पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को हमेशा जो ऑप्शन रहता है, प्रश्न रहता है, वो घुमा करके दिया जाता है। तो आप लोगों को इन सारा चीज़ को ना जो ओरिजिनल नाम है, मतलब इसका ऑथेंटिक नेम है वो याद रखना है। उसके अलावा इसका एज का डिस्ट्रीब्यूशन को नापना है, मतलब याद रखना है कि कौन कौन से एज में क्या क्या जो बालक है उसका एज को बांटा गया है पियाजे के अनुसार। तब अच्छे से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। और इतना सारा चीज़ मैं आप लोगों को इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इन सारी चीज़ों के बारे में।
चलिए प्रश्न क्रमांक 128 को अब ध्यान से पढ़िए। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को कैसे पढ़ाएगा। सबसे पहला आप लोगों का 4 प्रकार की ये थ्योरी दी है, चारों को पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों को ना ये प्रश्न के मुताबिक बताना है कि इसमें कौन कौन सा सही होगा। सबसे पहला ए को पढ़ो, ध्वनि संदेशों का उपयोग करके। बी को पढ़िए, मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करके। सी को पढ़िए, साथियों द्वारा, स्पष्टीकरण द्वारा। या डी, ठोस अनुभव का उपयोग करके। ऑप्शन ए बी और सी, ऑप्शन बी सी और डी, ऑप्शन सी बी और डी, या ऑप्शन डी ए बी सी डी चारों। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी ए बी सी डी चारों के चारों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला ध्यान से पढ़ो प्रश्न को। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा। ऑनलाइन कक्षा बोला है जी, ऑनलाइन। सबसे पहले डिजिटल माध्यम से वो पढ़ा रहा है जो शिक्षक है वो, तो कैसे पढ़ाएगा ये पूछा है। सबसे पहले ध्वनि संदेशों का उपयोग करके, तो ध्वनि के माध्यम से ही ना सीख पाएगा जी। दृष्टिबाधित मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते उसके बारे में बात किया गया है, तो ध्वनि के माध्यम से ही ना पढ़ाएगा बोल करके। दूसरा देखो मौखिक प्रस्तुतियों द्वारा, तो मौखिक रूप से प्रस्तुत करके भी बताएगा बच्चों को। और तीसरा देखो साथियों द्वारा स्पष्टीकरण करके, मतलब उसके साथ में जो जो उसके फ्रेंड रहेगा उसके द्वारा भी आप उसको, जो बच्चे जो समझता है जिस प्रकार से, उसको बताया जाएगा। उसके अलावा चौथा ठोस अनुभव का उपयोग करके, बच्चे को खुद से ना उसको एक्सपेरिमेंट मतलब उसको अनुभव करने के लिए दिया जाएगा, उसके माध्यम से जो एक दृष्टिबाधित बालक है ना वो सीख पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 129 को ध्यान से पढ़िए। ईवीएस में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन को पढ़िए, अधिकांश समय विद्यार्थी समूहों में होते हैं जहां शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है। दूसरा को पढ़िए, गतिविधियों का फोकस चर्चा, बौद्धिक संलग्नता और निष्कर्ष निकालने पर। ऑप्शन ए दोनों, 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 1। ऑप्शन सी ना 1 और ना 2। या ऑप्शन डी केवल 2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ईवीएस में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोला है। तो सबसे पहला दिया है ना वो भी सत्य हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। अधिकांश समय विद्यार्थी समूहों में होते हैं जहाँ शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है। मतलब यह है कि जितने भी बच्चे होते हैं साथ साथ समूह में रहना, समूह में खेलना पसंद करते हैं ना, और समूह में रह करके खेलेगा तो एक दूसरे का नॉलेज एक दूसरे में ट्रांसफ़र होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा ना सहभागी के माध्यम से। तो ये जो है पहला वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा को पढ़िए, गतिविधियों का फोकस चर्चा, बौद्धिक संलग्नता और निष्कर्ष निकालना। मतलब किसी प्रकार के शिक्षकों द्वारा अगर गतिविधि दिया है तो उस पर फोकस चर्चा करेगा जो बच्चे हैं वो, और बौद्धिक संलग्नता मतलब अपना दिमाग लगा करके निष्कर्ष निकालना जानेगा। तो ये भी करेक्ट ना हो जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 130 को ध्यान से पढ़िए। वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी आर्गन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए ना जो आवश्यक गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, और ये जो गैस है ना वो पृथ्वी पर ना परावर्तित जो गर्मी है उसको ना वायुमंडल में आने पर रोकती है, जिससे ना जो ग्रह है हमारा पृथ्वी है ना वो तापमान को मेंटेन करता है और रहने योग्य बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए ना वायुमंडल के तापमान को बनाए रखने के लिए जो गैस आवश्यक है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 131 को ध्यान से पढ़िए। यदि ए कीट है, बी बाज है, सी सांप है और डी मेंढक है तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहले आप बताइए, देख लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ईजी है ये वाला। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए, डी, सी और बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। यदि ए कीट है, बी बाज है, सी सांप है और डी मेंढक है तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो खाद्य श्रृंखला का ऑप्शन नंबर डी ही ना वर्णन करेगा। जी हाँ, सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? कीट सबसे पहला ए में आ जाएगा, मतलब कीड़ा जो है वो सबसे पहला आ जाएगा। और कीड़ा के बाद क्या आएगा? कीड़ा को कौन खाता है? तो कीड़ा को मेढक खाता है। तो मेढक की वो कौन सा है नंबर है? तो मेढक डी वाला आता है। और आप लोग ये बताओ कि उसके बाद मेढक को कौन खाता है? तो मेढक को सांप खाता है। तो उसके बाद क्या आएगा? सांप को कौन खाता है? तो सी खाता है। और सी के बाद सांप को कौन खाएगा? तो सांप को जो खाएगा वो बाज खाएगा। बाज की संख्या क्या है? बाज की संख्या बी है। तो यही ना सीरीज करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ए, डी, सी और बी हो जाएगा। देखिए, ए, डी, सी और बी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 132 को ध्यान से पढ़िए। ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती है। ऑप्शन ए, गणना और पूर्वानुमान के लिए योग्यता। ऑप्शन बी, रिकॉर्डिंग क्षमता। ऑप्शन सी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। या ऑप्शन डी, भूदृश्य का रेखाचित्र बनाने की क्षमता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती है। तो ईवीएस का जो मानचित्र होता है ना, उसकी जो क्षमताएं हैं ना उसके विकास में जो सहायक होती है वो स्थानों की सापेक्ष स्थिति का ज्ञान। अगर मैं आप लोगों को मानचित्र दे दूँ तो आप लोगों को पता चलेगा ना, जी हाँ, कि इंडिया कहाँ है, उसके अलावा पाकिस्तान कहाँ है, उसके अलावा अमेरिका कहाँ है, इसके सापेक्ष स्थितियों का आप लोगों को ज्ञान हो जाएगा ना। और ख़ास तौर से ईवीएस में ना तो उसके सापेक्ष जो स्थिति है उसके ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 133 को ध्यान से पढ़िए। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार है। ऑप्शन ए, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी। ऑप्शन बी, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा। ऑप्शन सी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी। या ऑप्शन डी, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा। तो क्या स्थिति होगा बताओ सबसे पहले आपकी चंद्र ग्रहण में क्या लगेगा। तो प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार होता है। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दूं, जो चंद्र ग्रहण जो होता है ना उसका जो मेन कारण वो है ना कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो होता है ना वो एक सिद्ध में हो जाता है, तीनों एक ही लाइन में आ जाता है ना, तब वो चंद्र ग्रहण होता है। कैसे होता है सबसे पहले बता दूं। सबसे पहला सूर्य यहाँ पास होगा, जैसे कि ये मान लो, उसके बाद जो रहेगा वो पृथ्वी आ जाएगा। और पृथ्वी के बाद ना जब चंद्रमा ऐसे होगा ना, तो जब सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा पृथ्वी पर पड़ेगा और पृथ्वी का जो कुछ अंश का जो उसका जो परछाई है ना पृथ्वी का, वो चंद्रमा पर पड़ता है, उसका परछाई। और उसकी परछाई के कारण ना जो चंद्रमा की चमक है ना वो अंधेरे में बदल जाता है। ठीक है, मतलब उसमें ना अंधेरा आ जाता है। तो एक साइड हम लोगों को ना उसमें चंद्र ग्रहण इस प्रकार से नजर आता है, तिरछा हुआ इस प्रकार से। ठीक है, आधा चांद जैसे होता है ना उसी प्रकार से ढका हुआ हम लोगों को नजर आता है। और इसी के कारण ना हम लोग हैं कि इसमें चंद्र ग्रहण हो पाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी का जो परछाई होता है ना प्रकाश के कारण ना, तो वो चंद्रमा पर पड़ता है। और चंद्रमा पर जो जितना जो अंधेरा पड़ता है ना सूर्य की जो परछाई है, और उसके कारण वो अंधेरा नजर आता है, इसीलिए वो ग्रहण दिखता है हम लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो श्रृंखला है ना उसे आप लोगों को याद रखना है, अपने कॉपी में नोट करके रखिएगा अगर पहली बार सुन रहे हो तो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 134 को ध्यान से पढ़िए। प्रतीक को पहचाने, मतलब ये जो चित्र दिया है ना इसे पहचानना है। ऑप्शन ए बांध, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी मूर्ति या ऑप्शन डी स्कूल विद्यालय। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कुआं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रतीक को पहचाने बोला है, तो ये जो प्रतीक जो चिन्ह दिया है वो कुआं का ही ना चित्र है जी। हाँ, और ये 2024 में पूछा गया था जी, बी सेट में, मतलब पूरा सभी सेट में पूछा गया था ये प्रश्न। तब तो ईजी है ना, कभी कभी ना इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये जो चित्र है वो कुआं का ही चित्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 135 को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले दिशा निर्देश दिया है और इसमें क्या दिया है ध्यान से पढ़ो। नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर का सही विकल्प चुनें। सबसे पहला कथन ए को ध्यान से पढ़िए। सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया सामग्रियों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। कारण आर को पढ़िए। मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशील शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों असत्य है। ऑप्शन बी कथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। ऑप्शन सी कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, या ऑप्शन डी कथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले कथन ए को पढ़ो। सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया सामग्रियों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। मतलब एक जो पर्यावरण का जो शिक्षक है ना उसे प्रौद्योगिकी, मतलब ये जो डिजिटल युग में नए नए उपकरण है जिसके माध्यम से पढ़ाया जाता है तो उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए सामग्रियों का। तो ये तो करेक्ट ही ना होगा जी। हाँ, उसके अलावा कारण आर को पढ़ो। मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशील शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सकता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। जब मैं बच्चों को ना अगर पर्यावरण में किसी चीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा, मान लो अगर मैं ना जड़ के बारे में पढ़ाऊंगा और जड़ को ना मैं टीवी के माध्यम से या ना प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को दिखा दूंगा चित्रों के माध्यम से कि बेटा जड़ ऐसे ऐसे होता है, रेशेदार होता है, अलग अलग प्रकार से, तो बच्चे सबसे पहले सुनेंगे, समझेंगे और उसके अलावा सामने में जब देखेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो ये कारण आर भी सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोनों मिलता जुलता हुआ है, पॉजिटिव है, तो हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव आंसर लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 136 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ए को पढ़िए सर्वेक्षण, बी को पढ़िए प्रदर्शन, सी को पढ़िए चर्चा, डी को पढ़िए व्याख्यान। अब आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा आंसर सत्य होगा। ये जो चारों दिया है ना ए बी सी डी करके, इन चारों में ना कौन सा सत्य है आप लोगों को ये बताना है। सबसे पहले ऑप्शन ए सी और डी, ऑप्शन बी ए और सी, ऑप्शन सी ए और डी, या ऑप्शन डी बी और सी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 136 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ए और सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? प्राथमिक विद्यालय बोला है जी, मतलब पहली से लेकर के 5वीं तक की जो कक्षा है ना उसमें कौन से तरीके से पढ़ाना चाहिए, मतलब कौन से तरीके से ना सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है बच्चों की पढ़ाने को। तो वो सबसे पहला जो होगा वो आप लोगों का सर्वेक्षण हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो चर्चा हो जाएगा। सर्वेक्षण मतलब बच्चों को ना किसी चीज़ के बारे में, पत्तियों के बारे में पढ़ाओगे तो बाहर निकल कर बच्चों को ना जो पेड़ पौधे के पत्तियां हैं उसके बारे में अच्छे से बताओगे, वो देखेगा, सर्वेक्षण करेगा तो अच्छे से सीख पाएगा। उसके अलावा बच्चों को आपस में चर्चा करने के लिए बोलो कि कौन कौन सा जो जड़ है वो रेशेदार है, कौन कौन सा जो पेड़ है उसमें फल उगता है, किसमें फूल होता है, किसमें नहीं होता, इस प्रकार से चर्चा करने के लिए दोगे ना तभी से बच्चे अच्छे से सीख पाएगा। लेकिन प्रदर्शन ना 1ली से 5वीं तक की मतलब प्राथमिक विद्यालय में नहीं किया जाता, केवल शिक्षकों के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा व्याख्यान मतलब भाषण वाली जो बात होता है ना, व्याख्यान मतलब भाषण दे करके पढ़ाना, तो ये तो प्राथमिक विद्यालय में करना ही नहीं है। तो ये दोनों के दोनों निगेटिव वे में जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 136 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 137 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि वे उन जानवरों को रंग सके जो उसके घर में नहीं रहते हैं। इससे हम छात्रों को समझ सकते हैं। तो आप लोगों को ना ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा बताना है, ठीक है। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ए को पढ़िए अवलोकन, बी डाटा एकत्रीकरण, सी रचनात्मक सोच, या डी वर्गीकरण। ऑप्शन ए बी और सी, ऑप्शन
ए बी और डी, ऑप्शन सी ए सी और डी, या ऑप्शन डी बी सी और डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ए सी और डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि वे उन जानवरों को रंग सके जो उसके घर में नहीं रहते हैं। इससे छात्रों को हम समझ सकते हैं। तो क्या क्या समझोगी? सबसे पहला उसको अवलोकन करने आएगा जो बच्चे हैं उसको। उसके अलावा जो होगा वो रचनात्मक सोच आएगा कि हाँ मेरे घर नहीं रहता लेकिन मैंने देखा है उस जानवर को ऐसा होता है बोल करके, तो उसमें रचनात्मक जो सोच है उसका विकास होगा। और उसके अलावा ना वर्गीकरण सीखेगा, मतलब क्लासिफिकेशन, बंटवारा करना सीखेगा कि हाँ ये जानवर जो है ना उसका रंग ये होता है, दूसरे जानवर है वो उसका ये होता है, और तीसरा जानवर जो है वो इस प्रकार से अलग अलग रंग का होता है। तो इस प्रकार से वो क्लासिफिकेशन करना सीख पाएगा। ठीक है। और डाटा एकत्रीकरण तो नहीं आएगा जी हाँ, प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर भी पढ़ोगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी, केवल 3 ही ऑप्शन सही होते हैं आप लोगों का, तो ये तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 138 को ध्यान से पढ़िए। सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए औपचारिक स्थिति में मूल्यांकन, ऑप्शन बी सीखने का मूल्यांकन, ऑप्शन सी सीखने के लिए मूल्यांकन, या ऑप्शन डी सीखने के रूप में मूल्यांकन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सीखने के लिए मूल्यांकन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का हमेशा जो उद्देश्य होता है वो सीखने के लिए मूल्यांकन होता है। अगर मैं आप लोगों को ना एक प्रश्न दे दूं और उससे पहले आप लोगों को मैं क्लास ले रहा हूं, और मैं अगर आप लोगों से प्रश्न दूं और प्रश्न के बाद जब आप लोग उत्तर मेरे को दोगे, उसको उत्तर को जानने के बाद मैं क्या समझूंगा? मैं ये ना समझूंगा जी हाँ कि मैं आप लोगों को जितना पढ़ाया हूँ वो आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, ये मुझे समझ में आ जाएगा ना आपके प्रश्न का उत्तर देने के बाद, है ना। और मूल्यांकन का जो मेन उद्देश्य होता है वो केवल ऑप्शन नंबर सी सीखने के लिए मूल्यांकन होता है। ठीक है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे से नहीं सीखा तो उसी को मैं दोबारा फिर से अच्छे से पढ़ाऊँगा, और अच्छे से पढ़ाऊँगा तभी नहीं आप लोग सीख पाओगे जो चीज़ है उसके बारे में, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी सीखने के लिए मूल्यांकन करेक्ट हो जाएगा। और हमेशा मूल्यांकन ना सीखने के लिए किया जाता है जी हाँ, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोग एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये जो प्रश्न सीरीज़ है ना, मतलब 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो आप लोगों को कितना सरल लगा, कितना टफ लगा, ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। ताकि मेरे को भी समझ में आ जाए कि मैंने अभी तक की आप लोगों का 8 से 9 क्लास ले चुका हूँ। तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा और कितना मार्क्स आया आप लोगों का ना, ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 139 को ध्यान से पढ़िए। सही जोड़ी बनाए, मतलब ये जो कॉलम 1 दिया है और कॉलम बी दिया है ना, इन दोनों को आपस में सुमेलित करना है, मतलब मिलाना है। ठीक है। सबसे पहला ए को पढ़ो फ्रोबेल, बी रूसो, सी रेमांड और डी मॉन्टेसरी। उसके अलावा कॉलम बी को पढ़ो फर्स्ट विद्यालय बचपन का घर, दूसरा माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं, तीसरा प्रकृतिवादी दर्शन, और चौथा परिवार सीखने का प्रथम स्थान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए सबसे पहला ना कॉलम ए और कॉलम बी दिया ना, आपस में इसको मिलाते हुए चलते हैं करेक्ट आंसर को। सबसे पहला ए को पढ़ो फ्रोबेल। तो फ्रोबेल जो है ना वो आप लोगों का माताएं आदर्श अध्यापकाएं होती है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। जो फ्रोबेल है ना, मतलब फ्रोबेल नामक मनोवैज्ञानिक ने ये बोला था कि जो माताएं होती हैं ना वो आदर्श अध्यापिकाएं होती है, ये बोला था फ्रोबेल ने। ठीक है। और फ्रोबेल जो है ना वो आप लोगों का किंडरगार्टन विधि का जनक है। क्या? तो किंडरगार्टन विधि का जो जनक है वो फ्रोबेल है, ये बात आप लोगों को नोट करके रखना है। और मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी आप लोग को पढ़ाया था किंडरगार्टन विधि के बारे में। किंडरगार्टन विधि को आप लोगों को याद इस प्रकार से रखना है कि गार्डन में क्या रहता है, गार्डन में मेढक रहता है, और मेढक को क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं, और फ्रॉग से क्या बना है, फ्रोबेल बना है। ऐसे आप लोगों को केवल याद रखने के लिए बोला है। ठीक है। अपने समझ के आधार पर एग्जाम पर आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा कि ऐसा कैसे होगा। आप लोगों को एग्जाम के टाइम याद होना चाहिए फ्रोबेल मतलब
किंडरगार्टन, मतलब गार्डन में मेढक रहता है, मेढक को फ्रोबेल बोलते हैं, फ्रोबेल मतलब किंडरगार्टन होगा, ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो फ्रोबेल जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा था कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती है बोला है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा रूसो, बी को पढ़ो रूसो। तो रूसो जो है ना वो प्रकृतिवादी दर्शन है, क्या है, तो रूसो जो आएगा ना वो प्रकृतिवादी दर्शन है, ये बात आप लोगों को इसमें याद रखना है। सी रेमांड, तो सी में जो रेमांड जो है ना उन्होंने बोला था कि परिवार सीखने का प्रथम स्थान है, क्या है, तो रेमांड जो मनोवैज्ञानिक है ना इन्होंने परिवार को सीखने का प्रथम स्थान माना है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा डी मांटेसरी, जो मांटेसरी है ना वो बोलता है कि विद्यालय बचपन का घर है, क्या, तो विद्यालय जो है ना वो बचपन का घर है, ये मांटेसरी ने बोला था, ठीक है। और मांटेसरी विधि का जो जनक है ना वो मारिया मांटेसरी है, कौन, तो मारिया मांटेसरी जो है ना वो मांटेसरी विधि का जनक है, इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फ्रोबेल का किंडरगार्टन आएगा और मांटेसरी का मारिया मांटेसरी आएगा, मांटेसरी विधि है, ठीक है, पढ़ने का एक विधि है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। जितने भी चीज़ें मैंने आप लोगों को नोट करने के लिए बोला है तमाम चीज़ों को नोट करके रखना है, ठीक है। हमेशा इसमें से पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों को, और क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये ना तो पूछे जाने का चांसेस रहता है इसी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 140 को ध्यान से पढ़िए अब। एकल परिवार का अर्थ है ऑप्शन ए केवल पति पत्नी, ऑप्शन बी माता पिता एवं बच्चे, ऑप्शन सी वर्ष 1971 के बाद शहर में आए हुए व्यक्ति, या ऑप्शन डी माता पिता बच्चे दादा दादी चाचा चाची इत्यादि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले पर्यावरण क्लास में आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसके बारे में पढ़ाया है, परिवार के बारे में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माता पिता एवं बच्चे करेक्ट हो जाएगा। कैसे, एकल परिवार का अर्थ है पूछा है, और मैंने आप लोगों को पहले पर्यावरण की क्लास में बताया था ना एकल परिवार किसे कहते हैं। तो एकल परिवार वे परिवार कहलाता है जिसमें केवल एक ही पीढ़ी के जो लोग हैं वो रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। और माता पिता के बाद जो उसके बच्चे हैं वो एक ही पीढ़ी में ट्रांसफ़र हुआ ना, जी हाँ, केवल इसमें एक ही पीढ़ी नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, मतलब माता और पिता उनका हो गया, और उनके जो एक दो जितने भी उनके बच्चे होंगे ना वो चारों पांचों को अगर मिलाओगे ना तो वो केवल एकल परिवार कहलाता है, ठीक है। और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं ये आप लोगों को बता दूं। संयुक्त परिवार जो होता है ना वो दो से अधिक पीढ़ियां उसमें निवास करते हैं, मतलब रहता है, ठीक है। दो से अधिक पीढ़ी कहने का मतलब है कि दादा दादी होगा, उसका जो बच्चा है मतलब उसका माता पिता होगा, और इस माता पिता के जो बच्चे हैं वो रहेगा, ठीक है। जैसे कि माता पिता बच्चे दादा दादी चाचा चाची इत्यादि, इसमें जो दो पीढ़ी से जो अधिक जो लोग हैं वो एक साथ रहेंगे, एक ही थाली में खाएंगे, एक ही चूल्हे से बना हुआ ना, तो वो आप लोगों का संयुक्त परिवार कहलाता है। ये दोनों के डिफरेंस को आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई 2024 के प्रश्न में इसे पूछा गया है। हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इसके परिभाषाओं के बारे में पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे ऐसे में आप लोग, तो इसीलिए इसकी परिभाषाओं को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 141 को ध्यान से पढ़िए। तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है, ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी कान, या ऑप्शन डी छोटी आंत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये तो इजी है आप लोगों के लिए, एडवर्टाइज में कई बार दिखाया जाता है ऐसे चीज़ों को। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। प्रश्न क्रमांक 141 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है फेफड़े करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंबाकू के धूम्रपान मतलब बीड़ी सिगरेट ये गांजा वगैरह दुनिया भर का जो पीते हैं ना तो उसका धुआं जो है वो कहाँ जाता है, जी हाँ फेफड़ा में चला जाता है ना, और फेफड़ा जो है इससे प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 141 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ये तो ईजी था आप लोगों के लिए। चलिए अब कूट में प्रश्न पूछा जा रहा है ना, अब इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा, और ये जो इसमें शारदा एक्ट वाली जो बात दिया इसे मैं प्रीवियस ईयर कक्षा में आप लोगों को पर्यावरण में पढ़ा चुका हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 142 को ध्यान से पढ़िए। कथन ए दिया है उसको, शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया। कारण आर को पढ़िए, सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष, लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की। उपरोक्त कथन ए व कारण आर के आधार पर नीचे दी गई
विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला ऑप्शन ए, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, कथन ए सत्य है तथा कारण आर गलत है। या ऑप्शन डी, कथन ए असत्य है तथा कारण आर सत्य है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और मैंने ना आप लोगों को पिछले क्लास में इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ाया था, शारदा एक्ट के बारे में। और शारदा एक्ट किससे संबंधित है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, बाल विवाह से संबंधित है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, जो ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कथन ए, शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया। तो मैंने आप लोगों को पर्यावरण के जो पिछला क्लास लिया था उसमें आप लोग को बताया था ना शारदा एक्ट के बारे में। मतलब यह है कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए सबसे पहले जो सरकार ने ना कानून बनाया था वो शारदा एक्ट के नाम से बनाया था 1929 में, जिसे आप लोगों को नोट करने के लिए बोला था। अपना जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसमें बताया था ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कारण आर पढ़ो। सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष। तो ये तो अभी भी वही रूल चल रहा है जी जो 1929 में बनाया गया था, है ना। तो ये जो लड़की की उम्र है वो 18 वर्ष के बाद शादी होता है और लड़के की उम्र है वो 21 वर्ष के बाद इसका भी ना शादी जो है वो होता है। और इससे पहले होगा तो वो कानूनी जुर्म कहलाता है। तो दोनों के दोनों ना करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। कथन ए और कारण आर दोनों के दोनों सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 143 को ध्यान से पढ़िए। डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? पहला पीलिया, दूसरा डिप्थीरिया, तीसरा टेटनेस या चौथा काली खांसी। उपरोक्त में से सही विकल्प होगा। ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3 या ऑप्शन डी 2, 3 एवं 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए अपने समझ के आधार पर। तो प्रश्न क्रमांक 143 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 2, 3 एवं 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ये जो डीपीटी का जो टीका है ना वो बच्चों को डिप्थीरिया के बचाव के लिए लगाया जाता है, टेटनेस के लिए लगाया जाता है और काली खांसी के लिए लगाया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को बताओ ना कि डिप्थीरिया क्या होता है। तो डिप्थीरिया जो है ना वो आप लोगों का एक जो है ना वो गंभीर बीमारी है जो गले और नाक के ना ऊतकों को प्रभावित करता है, जिसके कारण ना सांस लेने में तकलीफ होता है। ठीक है, तो ये डिप्थीरिया की बीमारी के लिए ना डीटीपी का टीका लगाया जाता है। उसके अलावा टेटनेस की बीमारी के लिए ना डीटीपी का टीका लगाया जाता है। टेटनेस आप लोग को पता होगा ना कि किसी प्रकार की लोहे वगैरह में अगर लग देता है ना तो वो भी एक गंभीर बीमारी के रूप ले लेता है बाद में, अगर ये जो डीटीपी का टीका नहीं लगाओगे तो टेटनेस के लिए भी इसको लगाया जाता है। और उसके अलावा काली खांसी के लिए भी ना डीटीपी का टीका लगाया जाता है। और काली खांसी जो है ना वो एकदम ना कंटिन्यू चलते रहता है, मतलब जिसके कारण सांस लेने में मुश्किल होता है, खाना खाने में मुश्किल होता है, पानी वगैरह पीने में भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी ना डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 143 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 144 को ध्यान से पढ़िए। संक्रामक रोग है। पहला पढ़िए कैंसर, दूसरा एनीमिया, तीसरा एचआईवी और चौथा खसरा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4 या ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 144 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संक्रामक रोग है तो संक्रामक जो रोग है ना वो पहला एचआईवी हो जाएगा। और एचआईवी क्या है आप लोगों को पता है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा चौथा जो है ना वो हो जाएगा खसरा। खसरा जो है ना वो भी एक संक्रामक रोग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो खसरा जो है ना वो एक गंभीर संक्रामक रोग है। ठीक है, और इसका जो लक्षण होता है ना खसरा का ना वो जानना चाहो तो बता दूँ। इसका जो लक्षण है वो सबसे पहला बुखार आना, खांसी होना, नाक बहना, ठीक है, और आंखों से पानी आना, ये सारा चीज़ जो है ना वो खसरा बीमारी का लक्षण है। और एक ये जो है ना वो संक्रामक रोग है, ये दोनों के दोनों। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 144 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 145 को ध्यान से पढ़िए। मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर गुदा तक के अंगों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मतलब
मतलब ये जो 1 से लेकर के 6 तक की जो दिया है ना, इन सारी चीज़ को ना आपस में ना आप लोगों को ना क्रम बाय क्रम लिखना है, ठीक है। सबसे पहला ग्रासीन, दूसरा आमाशय, तीसरा ग्रास नली, चौथा इलियम, पांचवा ग्रहणी और छठवां बड़ी आंत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 145 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर गुदा तक के अंगों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो क्रम से हम लोगों को व्यवस्थित करना है ना, तो सबसे पहला ऊपर वाली हिस्से में क्या आएगा, सबसे पहला ग्रासीन आ जाएगा फर्स्ट में। ग्रासीन मतलब यह है कि मुख के जस्ट बाद वाली जो हिस्सा आता है ना, वो ग्रासीन हो जाता है। और दूसरा में जो आएगा वो आप लोगों को हो जाएगा ग्रास नली। मतलब पहला में ग्रासीन हो जाएगा, दूसरा में क्या आ जाएगा, ग्रास नली दूसरा में आ जाएगा। और ग्रास नली जो होगा वो पता है ना, जो खाने को अंदर लेकर के जाता है, जो नाली की तरह जो होता है वो, है ना, तो वो दूसरा में ग्रास नली हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा में जो आएगा वो अमाशय आ जाएगा। अमाशय आप लोग को पता होगा कि जो पेट है उसे हम लोग अमाशय कहते हैं, तो ये तीसरा नंबर में आ जाएगा। उसके अलावा चौथा में जो आएगा वो ग्रहणी आ जाएगा, चौथा में। और ये जो ग्रहणी है ना, वो छोटी आंत का ना सबसे शुरुआती वाला हिस्सा होता है, जिसे ग्रहणी कहा जाता है, तो ये चौथा नंबर में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा पांचवा में जो आएगा वो बड़ी आंत आ जाएगा। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आता है ना जी, तो ये पांचवा में आ जाएगा। और उसके अलावा लास्ट में जो छठवां में आएगा वो इलियम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, छठवां में इलियम आ जाएगा। और इलियम जो है ना वो सबसे निचला वाला हिस्सा रहता है, ठीक है, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक है। तो लास्ट वाला हिस्सा जो है उसे इलियम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहला हिस्सा कौन सा आ जाएगा, ग्रासीन आ जाएगा। सबसे पहला मुख के बाद वाला जो हिस्सा है वो ग्रासीन आ जाएगा। तीसरा में जो होगा वो ग्रास नली आ जाएगा, ग्रासीन के बाद ग्रास नली आ जाएगा। तीसरा में आमाशय आ जाएगा। और चौथा में जो आएगा वो ग्रहणी आ जाएगा। और पांचवा में जो आएगा वो बड़ी आंत आ जाएगा। और लास्ट में छठवा जो होगा वो इलियम आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 145 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। आप लोगों को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बार बार मैं आप लोगों से बोलता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 146 को ध्यान से पढ़िए। यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज लवण की कमी होगी? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन डी आयोडीन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 146 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आयोडीन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि किसी महिला के गले में ग्रंथि बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज की लवण की कमी होगी? तो ये जो देखो ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि मतलब गले में जो एक रोग होता है ना, जिसे घेंघा कहते हैं, तो घेंघा का जो रोग होता है ना, उसका होने का जो कारण होता है ना, वो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। और घेंघा जो रोग है ना वो ग्रंथि को बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देता है, गले के पास वाला। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 146 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयोडीन के कमी के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 147 को ध्यान से पढ़िए। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होंगे। पहला को पढ़िए गर्मी, मृदा, जल। दूसरा कटीली झाड़ियाँ। तीसरा ऊंट, भेड़, बकरी, चूहे। उपरोक्त में से सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 147 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे। तो मरुस्थली में जो पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, जो मौसम पाए जाते हैं, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मरुस्थल में गर्मी पाया जाता है, मृदा भी पाया जाता है, मतलब मिट्टी और जल भी पाया जाता है। दूसरा जो होगा वो कटीली झाड़ियाँ भी पाया जाता है। तीसरा जो होगा वहाँ ऊँट पाया जाता है, भेड़ और बकरी और चूहे, इन तमाम जो चीज़ है ना वो सारे के सारे पाए जाते हैं, ठीक है, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 147 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 148 को ध्यान से पढ़िए। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी अपघटक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 148 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य जो है ना वो उपभोक्ता है। जी हैं, वो उपभोक्ता है, कई चीज़ों को खाता है, वो उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, और उत्पादक जो है ना वो आप लोगों का ये जो उत्पादक है उसके अंतर्गत ना जितने भी तमाम पेड़ पौधे घास फूस जितने भी आते हैं ना, जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार करते हैं ना, वो उत्पादक हो जाता है। और हम ना उपभोक्ता हैं, दूसरों पर डिपेंड है खाने के लिए। मतलब किसी चीज़ को ना जो होता है ना उसको तोड़ करके खाते हैं, पेड़ पौधे के फल फूल को उनसे लेकर के खाते हैं, या जितने प्रकार की तमाम मांस मछलियाँ होती हैं वो सारा चीज़ ना उपभोग करते हैं हम लोग। तो हम लोग ना उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अब घटक जो है ना उसमें क्या आएगा? विषाणु जीवाणु और जो कवक होते हैं ना वो अपघटक के अंतर्गत आ जाएगा। जो सड़े गले जो मांस वगैरह कुछ कुछ होता है ना उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो अपघटक है। किसी चीज़ को सड़ाने में काम आता है ये अपघटक जो है वो, तो वो जो विषाणु जीवाणु इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 148 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 149 को ध्यान से पढ़िए। खाद्य जाल में ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला होती है, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला नहीं होती है, ऑप्शन सी खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 149 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खाद्य जाल में, तो खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है ना। जी हैं, और खाद्य जाल होता है वो एक प्रकार से ना एक फूड चेन बनाता है। कैसा फूड चेन? सबसे पहला अगर कि घास होगा, घास को मान के चलो कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। उसके अलावा देखो यही घास है तो घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगा। बकरी को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो इसी प्रकार से ना एक चीज़ को अलग अलग जो फूड चेन है ना वो कई प्रकार से खाता है। इस प्रकार से ना अलग अलग ना फूड चेन बनते रहता है। ठीक है, जिसे हम लोग ना खाद्य जाल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 149 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 150 को ध्यान से पढ़िए। घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होगा। पहला दिया है तृतीय उपभोक्ता, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा उत्पादक। उक्त घटकों का सही क्रम होगा। तो आप लोगों को ना बताना है ये चारों के चारों ना जो जीव भार वजन जो है ना उसके पिरामिड के अनुसार से ना नीचे से ऊपर की ओर किस प्रकार से होगा, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, उसके बाद ना मैं आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक इसके बारे में समझाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होगा। नीचे से ऊपर की ओर बोला है घास के पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा ना ये चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ। उसके लिए ना इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा ना स्पेस मिल जाए आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहला ना इसमें देखो नीचे से ऊपर की ओर होगा बोला है ना, तो पिरामिड कैसे बनता है? पिरामिड आप लोगों का इस प्रकार से ऐसे बन जाता है पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिड में सबसे पहला क्या आएगा? तो सबसे पहला जो आएगा ना वो उत्पादक सबसे पहला आएगा, और सबसे ज़्यादा क्या होता है? उत्पादक होता है। तो नीचे से बोला है ना तो सबसे पहला यहाँ पर उत्पादक हो जाएगा, और उत्पादक में क्या आता है? घास आता है। क्या होगा? तो घास दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो होगा ना वो घास होगा सबसे पहला उत्पादक में। उत्पादक के बाद क्या होगा? सबसे दूसरा में जो आएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो इसके बाद जो दूसरा लाइन में आएगा ना वो प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएगा। क्या? तो प्राथमिक उपभोक्ता उससे कम होगा थोड़ा सा। उसके बाद क्या आएगा? द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएगा। क्या आएगा? इसके ऊपर क्या आएगा? द्वितीयक क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता इस पे आ जाएगा। और उसके अलावा लास्ट में जो आएगा ना वो तीसरा में आ जाएगा। कौन सा? तृतीयक उपभोक्ता लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पर जो होगा ना वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या? तो तृतीयक उपभोक्ता ये लास्ट में हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ समझा दूँ, सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में रहता है वो उत्पादक है वो रहता है, उससे थोड़ा सा कम प्राथमिक उपभोक्ता रहता है, उससे थोड़ा सा कम क्या रहता है? द्वितीयक उपभोक्ता रहता है, और सबसे कम जो होता है ना वो तृतीयक उपभोक्ता रहता है। और इसमें बोला गया जीव भार पिरामिड के आधार पर नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो धीरे धीरे कम होते जाता है ना। जी हाँ, तो इसमें जो होगा ना वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पे क्या आएगा? तो सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी पे होगा वो उत्पादक सबसे पहला होगा, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो ऐसे प्रकार से ना आप लोगों का जो पिरामिड है वो बनेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों तक की पहुँचे, इसलिए ज़्यादा
ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और जब तक कि ना आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक कि हम कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले मैं सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कंटिन्यू अपना जो क्लास है उसको लेते रहें। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।